भाजपा प्रत्याशी झूलू महतो ने आज जिला समाहरणालय में नामांकन किया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा भी आरओ ऑफिस में मौजूद रहे। झूलू महतो की पत्नी सावित्री देवी भी उनके साथ समाहरणालय पहुंची, लेकिन वह आरओ ऑफिस में प्रवेश नहीं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नामांकन में शामिल होने वाले थे, लेकिन उस समय तक नहीं पहुंच सके। शहर के गोल्फ ग्राउंड में एक जनसभा का भी आयोजन है। सीएम भजनलाल शर्मा का 10:10 पर बरवड्डा हवाई अड्डा हेलीकॉप्टर से पहुंचने का समय निर्धारित था। यहां से वो सीधे जिला समाहरणालय पहुंचते, लेकिन वो दोपहर 2 बजे के आसपास धनबाद पहुंचे। बरवड्डा हवाई अड्डा से सीधे गोल्फ ग्राउंड के लिए रवाना हो गए। नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ मेमको मोड़ में जुटी। मेमको मोड़ के गोल बिल्डिंग जाने वाले रास्ते में कार्यकर्ताओं की वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं दूसरी ओर मेमको मोड़ से भूली जाने वाले रास्ते पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह करीब 10 बजे से कार्यकर्ताओं का जुटान होने लगा। जिला समाहरणालय में नामांकन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समाहरणालय के मुख्य गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को सिर्फ मुख्य गेट से एंट्री दी गई। की धरती से और त्याग की मूर्ति पन्ना नाय की धरती से, और जिन्होंने पर्यावरण की खातिर अपने आप को और अपनी बेटियों को बलिदान कर दिया, ऐसी अमृता देवी की धरती से भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर मैं आया हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं क्या होने वाला है, मेरी इस मां भारती का क्या होने वाला है, ऐसा लगने लग गया था। लोगों को प्रजातंत्र से विश्वास उठने लग गया था। वो ऐसे असहाय हो गए थे कि कुछ कह नहीं पाते थे। चुने हुए प्रधानमंत्री के तो बोलते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं सरकार कहां से चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। और वो भी भ्रष्टाचार ऐसे होते थे कि उनको गिना नहीं जाता था। अखबार के अंदर अगर पहले पृष्ठ पर खबर होती थी तो भ्रष्टाचार की होती थी, अगर दूसरी खबर होती थी तो वो आतंकवाद की होती थी। देश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे, कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं किसी सैनिक का सिर काट करके सीमा पर ले जाते थे। यह स्थिति देश के अंदर होती थी। कोयला नगरी आए हैं भाजपा प्रत्याशी के लिए, क्या देखिए, जो मैंने देखा है, मैंने मेरे उद्बोधन में भी बोला है कि जिस तरह से मैंने झारखंड के अंदर जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, उमंग देख रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यहाँ 14 सीट हैं, पूरी की पूरी सीट है। यहाँ हमारे गठबंधन के साथ हम जीत रहे हैं। 13 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक हमारे गठबंधन की जो सीट है उसको जीत रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखा है जिस तरह से यहाँ की जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। लोकसभा के चुनाव में पहले हमारी 12 सीट थी और अब की बार पूरी तरह से 14 सीट हम यहाँ जीतेंगे। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। क्यों, यहाँ विधानसभा के चुनाव भी इस लोकसभा के चुनाव के बाद होने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के चुनाव में भी बहुत बड़े बहुमत के साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। जानकारी में निश्चित रूप से होगा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ
कि अब की बार आम जनता नाराज है क्या? जो हमने नारा दिया है निश्चित रूप से हमारा नारा पूरा होगा, क्योंकि मैंने देखा है जिन जिन प्रदेशों में मैं गया हूं, देश की जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। और वो विश्वास इसलिए करती है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं जो हमारा नारा है कि अब की बार 405 पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से जो हमने नारा दिया है उसके आधार पर बनने वाली है। झारखंड वासियों की देखिए कैसे हर कोयला नगरी में आपने देखा होगा जो क्राइम सबसे अधिक बढ़ा है, और मैंने कहा ही कि क्राइम को धनबाद या कोयला नगरी से उसको मुक्त करना, इसको मुक्त कर देंगे ताकि लोग राहत की सांस ले सके। अब इससे अधिक अब क्या चाहते हैं? जो यहाँ के लोगों की परेशानी है, जिससे यहाँ के लोग तंग आ गए, आए दिन हत्याएं होती है, आए दिन रंगदारी की खबर सुनाई देती है, तो कोयला के कारण इन्हें सुनाई देता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कहा गया, ऐसा नहीं है, सब कुछ कहा गया। थोड़ा उसको समझिए, उसका विश्लेषण करिए तो समझ में आ जाएगा। दयनीय स्थिति हो गई पिछले 10 सालों में। ये निश्चित रूप से ये एक व्यवसायी क्षेत्र है और झारखंड का आर्थिक नगरी भी है, और ये भारत के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। और जब भारत के राजस्व का हिस्सा या कुल उत्पादन पर बात करेंगे तो बिना मजदूर के बात किए आगे आप कर नहीं सकते, और एक सबसे बड़ा भोटर क्षेत्र भी उन्हीं का है। निश्चित रूप से जिस रूप से खाद फैक्ट्री के रूप में पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम चला है, जिस रूप से IIT का गठन यहाँ पर हुआ है, उसी तरह से आने वाले समय में जो इस क्षेत्र में जो ऊर्जा देश को देने वाला ये क्षेत्र मजदूर की भी चिंता करेगा और उसके हित में निर्णय आएंगे। ऐतिहासिक जीत दर्ज होगा। उसके साथ साथ पूरे झारखंड में 14 का 14 सीट एनडीए के खाते में जाएगा और मोदी जी के खाते में। सर, कोई भी व्यक्ति मंच से कोयला मजदूरों के लिए बात नहीं किया। कोयला का नगरी है और कोयला हमारा यहाँ का मूल आधार भी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर मजदूरों के हक के लिए, हकूक के लिए हमेशा ढुल्लू महतो जी लड़ाई लड़े हैं। आगे भी उनका हक हम लोग दिलाने का काम। ढुल्लू महतो के बारे में इनके जिस तरीके की छवि है, आप इनको जो नाराज कर रहे हैं, बाकी लोग को चोर बोल रहे हैं। सोरेन अपना छवि देखे, जो उनका भाई खुद जेल में है जमीन घोटाला में, और खुद पत्थर घोटाला आने वाला समय बसंत सोरेन भी रहेंगे। दादा गिरिडीह में दूसरी बार मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरी बार मोदी जी ने मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया है, तो आप समझ सकते हैं पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा और अधिक से अधिक वोट से हम लोग जीतेंगे और झारखंड का 14 लोकसभा से कम। दादा, कल्पना सोरेन के गिरिडीह में जाने से कितना फर्क पड़ेगा आपके? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो परिवार तो भरी है वहाँ जो परिवार के लोग जो अपने परिवारवाद रहते हैं, वैसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता का नेतृत्व है, आम जनता जो कहेगा उसके आधार पर हमारा पार्टी जीत पाएगी वो, क्योंकि उस समय बताएगा। निश्चित तौर पर वो हार होगा। और परिवारवाद जो है, जो कल्पना सोरेन बोल रही है, अपने क्या बोलिएगा, उसको अपना काम करने का भोग रहा है लोग। इसलिए वैसे लोगों का बोलने का जो बोलना है बोलो, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।